यस, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप। चलिए, हम लोग, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई होगी। स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो मेन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आप लोगों के सामने एल्वेलाई का डायग्राम है, और एल्वेलाई का आप लोगों के सामने डायग्राम है, और आप इसमें देख सकते हैं कितने आप लोग के पास डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो देयर इज अ 3 टाइप ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। द फर्स्ट इज एल्वियोलर बोल होता है पहला। एल्वियोलर बोल है पहला, सबसे पहला एल्वियोलर बोल है। दूसरे नंबर पर आप लोग के पास क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस है। बेसमेंट सब्सटेंस दूसरी लेयर है बेसमेंट सब्सटेंस की। और तीसरी लेयर होती है बेटा ब्लड वेसल्स की। तीसरी लेयर होती है आप लोग के पास ब्लड वेसल की। तो अगर मैं इन तीनों मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये 3 मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? ये 3 मेम्ब्रेन होते हैं आपके, ये 3 मेम्ब्रेन होते हैं आपके। नंबर 1, पहले नंबर पर होता है आप लोग का, पहले नंबर पर होता है इपिथीलियम, स्क्वैमस इपिथीलियम। स्क्वैमस इपिथीलियम। दूसरे नंबर पर होता है एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलाई। एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलाई। एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलाई। और तीसरे नंबर पर होता है आप लोग का बेसमेंट सेल, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये बेसिकली आप लोग इसकी अरेंजमेंट अगर देखना चाहते तो मैं आप लोग को इसकी अरेंजमेंट बता देता हूँ। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है बेटा कि आप लोग का जो ये वाला है, सबसे पहला एल्वेलायर बोल देख रहे हो, ठीक, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, ये वाला जो है आप लोग का पहला वाला, इसको कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं हम लोग एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलाई। ये है एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलाई। दूसरा जो आप लोग को येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है इसके अंदर, दूसरे कलर से बना देता हूँ। येलो कलर का पोर्शन जो बीच में दिख रहा है, येलो कलर का पोर्शन, जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं। येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को बीच में, इसमें लिखा भी हुआ है इसने बेसमेंट सेल, ठीक है। तो ये जो है आप लोग का बेसमेंट सब्सटेंस है, बेसमेंट सब्सटेंस। और तीसरा जो मेम्ब्रेन है आप लोग का वो ब्लड कैपिलरीज से रिलेटेड है। ये वाला ब्लड कैपिलरीज से रिलेटेड है, और ये है स्क्वैमस इपिथीलियम। स्क्वैमस इपिथीलियम, स्क्वैमस इपिथीलियम। यानी कि अगर गैस को, यानी एयर को अगर एक्सचेंज होना है, इस एयर को अगर एक्सचेंज होना है तो उसे कितने मेम्ब्रेन क्रॉस करने के यहाँ आना पड़ेगा? आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि उसको कितने मेम्ब्रेन क्रॉस करके यहाँ आना होगा। उसको 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करके आना होगा। कितने मेम्ब्रेन क्रॉस करके आने होंगे? 3। और 3 है स्क्वैमस एंडोथीलियम एल्वेओलस बेसमेंट सब्सटेंस। तो एक बार फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा थिक ले लेता हूँ पेन। और ये रहा आप लोग के पास एल्वेलाई, ये पहली बोल हो गई एल्वेलाई की। दूसरा आप लोग का बेसमेंट सेल है, दूसरा आप लोग का बेसमेंट सेल इसके ऊपर है। ये रहा आप लोग का बेसमेंट सेल, मान लो ये रहा आप लोग का बेसमेंट सब्सटेंस। ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है। और इसके ऊपर फिर ब्लड वेसल्स है, इसके ऊपर फिर
ब्लड वेसल्स है, इसके ऊपर आप लोगों का क्या है, ब्लड वेसल है। तो अगर किसी गैस को एक्सचेंज होना है, अगर किसी गैस को एक्सचेंज होना है, अगर CO2 या O2 को यहां से यहां आना है और CO2 को यहां से यहां जाना है, तो उसे कितने मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ जाएगा, 3 मेम्ब्रेन। कौन कौन से 3 मेम्ब्रेन, सबसे पहले अगर वो एल्वोलाई की तरफ से जा रहा है तो एल्वोलाई की तरफ से सबसे पहले वो एंडोथेलियम एल्वोलाई क्रॉस करेगा, दूसरे नंबर पे बेसमेंट सेल और तीसरे नंबर पे स्क्वैमस। और अगर CO2 जा रहा है तो सबसे पहले उसे क्रॉस करना होगा स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर दूसरे नंबर पे बेसमेंट सेल और तीसरे नंबर पे एंडोथेलियम एल्वोलाई। इट इज क्लियर और नॉट बेटा? जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, सो इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें पूछा जाता है कि एल्वोलाई के बोल कैसे बने होते हैं। और आप लोग क्या है कि देखिए, कोशिश कीजिए क्लासेस को सीरियस लिए जाए, और देखिए साथ के साथ अगर पढ़िएगा ना तो काफी अच्छा हो जाएगा। और अगर साथ के साथ नहीं पढ़िएगा, साथ के साथ नहीं पढ़िएगा, पेन और कॉपी लेके बाकायदा बैठा करिए, नोट कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए, जो नहीं समझ आ रहा है वो तुरंत ही मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, और चीजों को यहाँ पर अगर समझेंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। कभी भी आप लोग ये समझिए कि क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन है, बेटा वैसे भी जो फ्यूचर है ना हमारा, वो ऑनलाइन में ही जाने वाला है। जो हमारा फ्यूचर है वो ऑनलाइन में जाने वाला है, तो आप ऑफलाइन की टेंशन मत लीजिए। आप लोग को तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोग इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग के पास, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया जरा यहाँ देखेंगे। हमने अब एक्सचेंज पढ़ा था कल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं सच्चाई में, पिछले पार्ट में। तो एक्सचेंज अगर हमने पढ़ा था कि गैस यहाँ से यहाँ कैसे आता है और यहाँ से यहाँ कैसे जाता है, बस हमने इतना ही तो पढ़ा था कि भाई हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच्चाई में कैसे होते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए बच्चों को क्लियर हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट में अलग अलग डिफरेंस है। अब उनको कंफ्यूजन होता है, यार दोनों तो एक ही चीज है, भाई दोनों एक चीज कैसे है। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करता हूं, दोनों एक चीज कैसे है, चलिए ये बताइए। एक पोर्शन है, ये रहा आप लोग का ब्लड वेसल, ये रहा आप लोग का ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर से गैसेस का यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना एक्सचेंज कहलाता है। क्लियर, इसे हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ब्लड वेसल में जो गैस गई है, ब्लड वेसल में जो गैस गई है, वो गैस इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, इसको ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है बेटा। एक्सचेंज का मतलब है अंदर बाहर जाना, और ट्रांसपोर्ट का मतलब है ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। दोनों चीजें क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए, दोनों चीजें क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट, अनुष्का क्लियर है, श्याम भी क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करेंगे। तो आप लोग ये बताइए कि रेस्पिरेटरी गैसेस कितनी होती है, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस होती कितनी है? तो आप लोग को बता दूं रेस्पिरेटरी गैसेस दो होती है, एक होता है तुम्हारा CO2 और दूसरा होता है आप लोग का ऑक्सीजन। एक होता है आप लोग का CO2 और दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन, यही दो रेस्पिरेटरी गैसेस होता है। और इन दोनों को ट्रांसपोर्ट कराने में, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट कराने में जो मेन रोल प्ले करता है, जो मेन रोल प्ले करता है इन दोनों को ट्रांसपोर्ट कराने में, वो करता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, क्योंकि विदाउट हीमोग्लोबिन पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों ट्रांसपोर्ट हो जाए। विदाउट हीमोग्लोबिन इट इज नॉट पॉसिबल कि ये दोनों क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। सो दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इस कारण से हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है नेम द
रेस्पिरेटरी, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट बताओ। बच्चे इतने कंफ्यूज, क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? तो पिगमेंट का मतलब तो कलर होता है, और रेस्पिरेटरी का मतलब जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आप लोग के पास हीमोग्लोबिन। इट इज क्लियर और नोट बेटा? इट इज क्लियर और नोट बेटा? जल्दी बताइए, ये क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। क्लियर है। तो नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द बॉडी, और वो है आप लोग के पास हीमोग्लोबिन। अब आ जाओ आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है रेस्पिरेटरी गैसेस में। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन रियलिटी में ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है। और दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर लगभग ये मान लो कि खत्म हो जाएगा। इन दोनों टॉपिक करने के बाद रेगुलेशन है, रेगुलेशन के बाद कुछ बीमारियां हैं, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। यानी कि कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं ये चैप्टर आप लोगों का क्या करा दूंगा, खत्म करा दूंगा। कल नहीं होगा तो परसों होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर बेटा आप लोग बात करेंगे, तो आप लोग को बता दूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहले क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ बाइंड, हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में होता ही है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ऑक्सीजन बाइंड विद हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है वो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। यानी कि ये रहा आप लोग का ब्लड वेसल, ये रहा आप लोग का ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में जब ऑक्सीजन अंदर आता है तो हीमोग्लोबिन रहते हैं, और हीमोग्लोबिन जो रहते हैं उस हीमोग्लोबिन के साथ मान लीजिए कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, और बाइंड होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप लोग को आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक हीमोग्लोबिन के साथ, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। तो यहां पर मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विद 1 हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। अब आप लोग को बता दूं बाइंडिंग कैसे होती है, हाउ बाइंडिंग टेक प्लेस, दिस बाइंडिंग, ये बाइंडिंग होती कैसे है, हाउ बाइंडिंग टेक प्लेस। भाई जब आप लोग समझिएगा, आप लोग चीजों को समझिए कि ये कहां पर हो रहा है। पहले मैं चीजों को समझा रहा हूं कि ये हो कहां रहा है सच्चाई में। तो ये है आप लोग के पास एल्वेलाई, ये आप लोग के पास, और ये है आप लोग के पास ब्लड वेसल, ये है आप लोग के पास ब्लड वेसल। तो यहां से क्या हुआ कि ऑक्सीजन आया, यहां से ऑक्सीजन ने छलांग मारी इसके अंदर, यहां से ऑक्सीजन ने छलांग मारी इसके अंदर। तो यार इस ऑक्सीजन ने तो छलांग मार ली, और हेमोग्लोबिन ये रहा, भाई ये रहा हेमोग्लोबिन। तो ये डायरेक्टली थोड़ी ना जुड़ जाएंगे, इनको जुड़ने के लिए भी एक प्रोसेस है। ये जुड़ेंगे कैसे, उसी को कहते हैं बाइंडिंग। तो ये बाइंडिंग कैसे हुआ,
अब जरा समझिए कि ये बाइंडिंग हुआ कैसे। तो बाइंडिंग ऑफ O2 is related with partial pressure of O2 and CO2, hydrogen ion concentration and temperature। अब सुनो जरा, इन द एल्वलाई, एल्वलाई में क्या होता है, सही से समझिएगा। यहाँ पे होता क्या है कि ब्लड में, इस ब्लड में H+ आयंस ब्लड के अंदर जो है, इन द एल्वलाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस। H+ आयंस कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर फेवर इन द बाइंडिंग। तो क्या होता है, अगर आप लोग चीजों को समझिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि एक सेकेंड, हाँ, होता क्या है कि एल्वोलाई के अंदर, इन द एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहाँ से हम ऑक्सीजन बार बार है ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। अच्छा, लेस हाइड्रोजन आयंस है और लेस हाइड्रोजन आयंस है, और लेस हाइड्रोजन आयन है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी क्या है आप लोग का, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर क्या है, कम है। जहां पे आप लोग का हाइड्रोजन आयंस कम होगा वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, और जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहीं पे बाइंडिंग होगी, क्योंकि आप लोग को पता है अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ी ना होता है, बॉन्ड तो टूट जाते हैं। तो टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो ऑक्सीजन क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। अच्छा, यहाँ पे दो सिनेरियो है, आप लोग चीजों को समझिए जरा, आप लोग चीजों को समझिए जरा, मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पहला केस तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो एल्वोलाई में हो रहा है, और ये वाला पोर्शन ब्लड में हो रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ये ब्लड वेसल्स के अंदर है। एल्वोलाई में क्या है, एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है। अच्छा, नीचे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में हाइड्रोजन आयंस क्या है, कम है, हाइड्रोजन आयन क्या है, कम है। हाइड्रोजन आयंस कम है तो टेम्परेचर क्या है, मैंने बताया ना, हाइड्रोजन आयंस जहां कम होंगे वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, और जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पे क्या होगा, बाइंडिंग होगी। तो इस कारण से यहाँ पर बाइंडिंग आसानी से हो जाती है O2 की, O2 की हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग हो जाती है, O2 क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं वो, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, अभी बताया था ना मैंने, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेते हैं। तो वो ये दोनों मिलके ऑक्सीजन और ये मिलके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, जल्दी से बताइए, बताइए आप लोग, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हो गया सर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सर क्या इसमें हुआ, 4 ही बाइंड होते हैं। हाँ 4 ऑक्सीजन बाइंड होंगे बेटा, 4 ऑक्सीजन बाइंड होंगे, एक कार्बन तो एक हेमोग्लोबिन के साथ। अच्छा, अब सुनिए, तो अब ये बाइंड हो गया था, बहुत अच्छे, अब ये बाइंड हो गया, हाँ ये अब बाइंड हो गया, ये रहा आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये रहा आप लोग का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बाइंड हो रखे हैं, 1 2 3 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रखे हैं, ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कहां तक जाएंगे बेटा, टिश्यू तक जाएंगे। मान लीजिए कि ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, अब टिश्यू में क्या होगा, ये टिश्यू है और ये आप लोग का ब्लड वेसल, यही कंटिन्यू ब्लड वेसल यहां पहुंच गया, ब्लड वेसल कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब ब्लड वेसल यहां पहुंच गया,
अब ब्लड वेसल यहाँ पहुंचा है तो भाई ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन को कौन लेके आ रहा है, हीमोग्लोबिन यही तो लेके आ रहा है। ऑक्सीजन को ये लेके कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन को लेके यही तो आ रहा है। अब अगर ऑक्सीजन को ये यहाँ लेकर आ रहा है तो इस ऑक्सीजन को कहाँ जाना है, इस ऑक्सीजन को तो टिश्यू के अंदर जाना है। तो इस ऑक्सीजन को अगर अंदर जाना है तो आप लोगों को पता है वहां बाइंडिंग हुई थी, यहाँ पे क्या होना है, डिसोसिएशन होना है यार, होना है या नहीं होना, बिल्कुल होना है डिसोसिएशन। अब ये डिसोसिएशन कैसे होगा जरा इसको भी समझिए, इसके पीछे भी लॉजिक है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लगातार ऊपर जा रहा है और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या है, कम। H प्लस आयंस वहां कम होते थे, यहाँ पर H प्लस आयंस क्या है, H प्लस आयंस टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर H प्लस आयंस क्या है, ज्यादा। अब H प्लस आयंस ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होगा, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, ऑक्सी, ऑक्सीजन तो अलग होकर एक्सचेंज हो जाएगा और हेमोग्लोबिन ब्लड में ही रह जाएगा और ऑक्सीजन आप लोगों का कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इट इज क्लियर और नोट बेटा, जल्दी बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर सर। क्लियर हो गया बेटा, सबको क्लियर हो गया बेटा। जल्दी बताएंगे बेटा, अरुण, हर्ष, बताओ बेटा। डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है किसका किसका, सर? ये डिसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब टूटना होता है, डिसोसिएशन का मतलब टूटना होता है और बाइंडिंग का मतलब जुड़ना होता है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन को टूटना है ना, मतलब किसके साथ टूटना है, वो टूटेगा ना, किसके साथ टूटेगा, हेमोग्लोबिन के साथ टूटेगा। और अगर पीछे वाले प्रीवियस में देखेगा तो इसका मतलब बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग का मतलब जुड़ना होता है। क्लियर हो गया सर? बाइंडिंग में जैसे चार ऑक्सीजन जुड़ते थे तो सर टूटेंगे कितने में? टूटेंगे भी चार ही, ऑक्सीजन चारों अलग होकर अंदर आ जाएंगे, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर आ जाएंगे चारों। क्लियर है, चारों यस सर। अंदर आ जाएंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक हेल्प लेंगे कर्व की, जिसे बोलते हैं डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कर्व। और ये डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, सिग्मोइड होता है, ध्यान रखना ये पूछेगा। डिसोसिएशन कर्व ऑफ हिम, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन क्या होता है, सिग्मोइड होता है। और सिग्मोइड किस तरीके के कर्व होते हैं, इस तरीके के कर्व है। और ये रहा कर्व, इस तरीके का कर्व आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा, इस तरीके का कर्व, तो इसे बोलते हैं डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कर्व। और डिसोसिएशन कर्व ये किस किस के बीच का है, ये है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बीच का। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट रिपीट, मैंने बताया कि डिसोसिएशन जो होता है, ये डिसोसिएशन को एनसीईआरटी वालों ने कर्व की हेल्प से बताया है। दिस कर्व इज आल्सो नोन एज अ सिग्मोइड कर्व। और सिग्मोइड कर्व इस तरीके का होता है, एस शेप का, कुछ इस तरीके का, देखो ये है, इसे आप लोग सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, ये सिग्मोइड कर्व हो गया। और इस सिग्मोइड कर्व किस किसके बीच का है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के बीच का है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, बताइए जल्दी से। हो गया बेटा क्लियर, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारे पास, नेक्स्ट तुम्हारे पास, नेक्स्ट है तुम्हारे पास कि यस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो हमने ऑक्सीजन का पढ़ लिया ना, दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सीन है और इसका क्या सीन था, जरा इसको समझिएगा, इसको समझिएगा कि भाई आप लोगों का जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो 97% ऑक्सीजन
97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हेल्प से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लियर? 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हेल्प से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पर ये ऑक्सीजन की बात थी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आप लोग बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 30% कार्बन डाइऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। सिर्फ 30% कार्बन डाइऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो यार है तो 100%, अब कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? तो बाकी जो मेन चीज है, ये एक एंजाइम के थ्रू बाहर निकलता है कार्बोनेट आयंस बना के। आप लोगों को बता दूं, ये कार्बोनेट आयंस के थ्रू बाहर निकलता है। किसके थ्रू बाहर निकलता है? कार्बोनेट आयंस के थ्रू बाहर निकलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके थ्रू बाहर निकलता है? कार्बोनेट आयंस के थ्रू। अब आप लोग सुनो, ये 30% वाला सिनेरियो क्या है और 70% वाला सिनेरियो क्या है। लगभग ये आई थिंक 70 तो नहीं होगा, 65 के आसपास होता है। 5% स्वेटिंग से निकलता है। 5% कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलता है? स्वेटिंग यानी पसीने वगैरह से, इस तरीके से लगभग 5%। तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इस ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है। तो जरा देखते हैं हम लोग क्या है इसका। तो देखो भाई, पहला पॉइंट इसमें भी वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज बाइंड विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। आपको याद होगा कि ऑक्सीजन जब बाइंड होता था हीमोग्लोबिन से, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। क्लियर बेटा? क्लियर है नहीं है ये वाला पॉइंट? ये बताओ मेरे को, ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है? बच्चे बताएंगे। क्लियर है सर। क्लियर है। पर इस वाले पोर्शन से तो ओनली 30% ही एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 30%। और इसमें फिर वही है, बाइंडिंग कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग कैसे होता है ये भी सुन लो। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, इन टिश्यू के अंदर, टिश्यू की बात कर लेते हैं। टिश्यू के अंदर बाइंडिंग की बात कर रहे हैं पहले। बाइंडिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाइंड होता है। तो टिश्यू के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ बाइंड हो जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। किसके साथ बाइंड हो जाता है? आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। और आप लोग को बता दूं कि जब डिसोसिएट होना होता है, ये डिसोसिएट कहाँ होता है? लंग्स के पास। डिसोसिएट कहाँ होता है? लंग्स के पास। लंग्स यानी एल्वुलाई के पास। तो एल्वुलाई में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, जिस कारण से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अनबाइंड हो जाता है। अनबाइंड यानी डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका डिसोसिएट हो जाता है। इट इज क्लियर और नॉट बच्चे? जल्दी बताएंगे मेरे को, क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताएंगे आप। 11। यस बेटा, आप लोग बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? सर ये लास्ट लाइन में आपने क्या मैंने बताया जैसे कि टिश्यू के अंदर जो होता है, यस, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो वो आसानी से बाइंड हो जाएगा। और लंग्स और एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है,
कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ऐसे सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताएंगे। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। तो ये तो 30% की बात होगी। हर्ष बेटा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, जल्दी बता। हर्ष बेटा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? हर्ष, हितेश, अच्छा आज हर्ष हितेश है ही नहीं, बहुत बढ़िया। सर हूँ हितेश, अच्छा तू है बेटा, क्लियर है। क्लियर हो रहा है बेटा। अनुष्का क्लियर हो रहा है तुम्हें? हाँ बेटा क्लियर हो रहा है आपको? यस। तो बाकी के नेक्स्ट 65% की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट 65% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है? तो यहां पर आप लोग को बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलकर एक एंजाइम होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनीहाइड्रेज। एनीहाइड्रेज। और इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनाते हैं H2CO3। और H2CO3 जब बन जाता है तो ये H2CO3 यानी कार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होते हैं, कार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, बॉडी में इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये रिएक्शन सबसे बड़ी बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। दो तरीके की रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। केमिस्ट्री वाली मैम से पूछना कभी, ठीक है, कि क्या मैम रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O आप लोगों का क्या बनता है, H2CO3 बनता है। ये इसे हम लोग कार्बोनेट आयन बोलते हैं। इस फॉर्म में ये बाकी आप लोगों का क्या होता है, 70% क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, 65% के आसपास। तो हम लोग इसकी थ्योरी लिख देते हैं। थ्योरी में लिखेंगे, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद H2O, it combined with H2O in the presence of कार्बोनिक एनीहाइड्रेज। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनीहाइड्रेज। इट फॉर्म H2CO3 that is carbonate ion and these ट्रांसफर, और इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर है या नहीं है बेटा, बता देंगे मेरे को। यस बेटा जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्लियर है या नहीं है।